नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस बीते हफ्ते कुछ इस तरीके की चीजें हुई हैं जिसको लेकर के हमने, ये पहले भी हुई हैं, कई बार उस पर मुकाबला किया है। लेकिन आप जब ये सोचिए कि त्योहार के मौसम में जब एक के बाद एक के बाद एक ये प्रक्रिया बढ़ती चली जाए और नेता कुछ ऐसी बात करने लगें जिससे आपसी सद्भावना, ये सारी चीजें एकदम खंडित होती हैं, टूटती हैं, तो उसको किस तरीके से समझा जाए और लिया जाए। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत इस हफ्ते की। आपने सुना बयान परवेश साहिब सिंह वर्मा का। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो कि टोटल बॉयकॉट, पूरे बहिष्कार की बात कर रहे थे एक समुदाय की, कि उनसे सामान मत खरीदो, उनकी तरफ देखो मत, ये मत करो, वो मत करो। आप सोचिए कि इतना बड़ा नेता एक पार्टी का, रूलिंग पार्टी का, इस तरीके का बयान दे रहा है, बहिष्कार करने की बात कर रहा है, उसका इंपैक्ट क्या होगा। इसके अलावा जो चीज गरबा पंडाल के वक्त हमने देखी, उसके बाद हमने नवरात्र के दौरान देखी, लगभग उसी तरीके की चीज आगे बढ़ते हुए हमने फिर देखा कि एक और मस्जिद के अंदर कुछ लोग घुस गए। यह वाकया हाल फिलहाल का ही है, गुरुग्राम का है। हालांकि पुलिस ने वहां पर आकर के समझौता कराया है और लोगों ने लिखित में चिट्ठी दी है कि हम सद्भावना बनाए रखेंगे। यह एक सराहनीय पहल है शांति बनाए रखने में। लेकिन यह माहौल इस तरीके का क्यों बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बार 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 बार, कि हम जरा जरा सी चीजों पर इतने ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं और नफरत फैलाने पे आमादा होते हैं। सिर्फ हिंदू में ही नहीं, आप देखिए बहुत सारे मुसलमान नेता जो हैं वो अपने समुदाय के लिए भी इसी तरीके से नफरती बोल रहे हैं। फिर ये होता है कि उसने बोला उस समय ये नहीं बोले, उसने बोला ये नहीं बोले, दोनों तरफ से लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। इसी सब के बीच में आप देखिए, चाहे वो फिल्म हो आदि पुरुष, उसको लेकर के बवाल। हाल फिलहाल अभी आमिर खान का एक एड आया जिसमें वो गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो उसको लेकर के नरोत्तम मिश्रा, होम मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, उन्होंने बवाल कि ये हमारी संस्कृति आपको क्यों मिलती है बिगाड़ने के लिए। तो जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं आज मुकाबला में, वो है ये आपके स्क्रीन पर, नफरत को लेकर के हीट वेव तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या इस देश में बहुत तेजी से चल पड़ी है एक हेट वेव। खबरदार, देश में फिर फैली हेट वेव। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे इस कार्यक्रम में एक खास मेहमान हैं। आप एक लेखक हैं, अमीश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी किताबें बहुत प्रसिद्ध होती हैं, बहुत लोग उसको पढ़ते हैं। अभी आपकी एक नई किताब आई है, वॉर ऑफ लंका, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि रिस्पांस किस तरीके का रहा है अमीश जी? संकेत, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी तक तो रिस्पांस बड़ा बड़ा अच्छा रहा है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि पाठकों का प्यार अभी तक मुझे मिल रहा है। इस पुस्तक को लाने में थोड़ी विलंब हो गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन वॉर ऑफ लंका बड़ी अच्छी तादाद में, अच्छी अच्छी आंकड़ों में, अच्छे नंबर्स में बिक रही है। इनफैक्ट रावण से भी ज्यादा, जो मेरी पिछली जो रामचंद्र श्रृंखला की जो पुस्तक थी, उससे भी ज्यादा रफ्तार में बिक रही है। तो ये मैं तो फूले नहीं समा रहा हूँ। अमीश जी, आप तो बेस्ट सेलर ऑथर हैं, आपकी किताबें बहुत ज्यादा बिकती हैं। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आप नर्वस होते हैं क्या? और ये मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं, ये बाद में आपको पता चलेगा। अरे, बहुत नर्वस हो जाता हूँ। और देखिए, इसके हाल में तो कुछ कारण भी हैं। देखिए, ये जो कोविड आपदा जो आई थी, इसमें जो प्रकाशन इंडस्ट्री है, जो बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, इस पे काफी प्रभाव पड़ा था। कई बुक स्टोर्स हैं जो जिन्हें अपना धंधा बंद करना पड़ा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ही एक तरह से थोड़ा सा सिमट गया। तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा लेखकों पर। आपको ज्ञात है कि एक पब्लिशर तो बंद भी पड़ गया, जो मेरा जो पुराना पब्लिशर था, वेस्टलैंड, और मैंने एक नए पब्लिशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, हार्पर कॉलिंस। लेकिन हार्पर कॉलिंस ने उसी नंबर्स, उसी आंकड़ों में प्रिंट किए जैसे वेस्टलैंड करता था इस नए मार्केट माहौल पे भी। तो उसमें थोड़ी सी नर्वसनेस तो थी, क्योंकि इतने विशाल नंबर पे अगर प्रतियां छापी जा रही हैं और अगर ना बिके तो फिर मैं क्या करूंगा, नाम ना खराब हो जाए।
लेकिन पाठकों का प्यार है, शिव जी का आशीर्वाद है कि पुस्तक अभी भी अच्छी चल रही है। और जैसा मैंने पहले कहा, रावण से भी ज्यादा रफ्तार में बिक रही है वॉर ऑफ लंका। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पाठकों का। एक सवाल अमीश जी मेरे मन में था, ये इस युग में जब नेटफ्लिक्स और बिंज वॉचिंग होती है, लोग एक साथ बैठ के पूरा पूरा सीजन निपटा देते हैं, वेब सीरीज एक के बाद एक देखते रहते हैं, टीवी और मोबाइल के इस युग में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या किताबें प्रासंगिक हैं भी? देखिए सकेत जी, देखिए बिंज वॉचिंग होती है लेकिन बिंज रीडिंग भी होती है। आज की जो युवा पीढ़ी है, अगर उन्हें कोई चीज पसंद आ जाए, जैसे हमारी जो पीढ़ी है, मैं 47 वर्ष का हूँ, हमारी जो पीढ़ी है, हम हर चीज को एवरेज अटेंशन देते थे। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, या तो आपको कुछ अटेंशन नहीं देते हैं, या आपको पूरे अटेंशन की बौछार कर देते हैं। तो पूरा वीकेंड आप आपके सीरीज या किताबों में बिता देंगे। तो कई लोगों ने पूरी 4 पुस्तकें खरीदी, क्योंकि रामचंद्र श्रृंखला की तो चौथी पुस्तक है ये, वॉर ऑफ लंका। तो बिंज रीडिंग भी होती है। तो शायद ही मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी जो पुस्तकें हैं, शिव जी की कृपा है, ये तो अच्छे प्रतियों में बिक रही है। तो हाँ, लेकिन नेटफ्लिक्स, अमेजोन का भी प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन हाँ, शायद उसमें भी स्टोरी टेलिंग ही होती है, बस माध्यम एक अलग है। कितना मुश्किल होता है माइथोलॉजी पे लिखना, पौराणिक कथाओं के बारे में वर्णन करना, खास तौर से तब जब ये वो कथाएं हैं जो कि सब लोग जानते हैं, बचपन से जानते हैं, और हर किसी का इसके बारे में एक प्रतिक्रिया है, तो उसको दोबारा से लिखना और इमेजिन करना कितना कठिन है? देखिए शायद मेरी पुस्तकें मेरे हिसाब से कुछ कारण हैं जिनने कि पाठकों को पसंद आती है। तो एक तो देखिए, जो भारतवासी हैं वो हमारे देवी देवताओं की कहानियां सुनने से कभी उबते नहीं। उन्हें वही कहानियां बार बार सुनिए, अलग अलग पहलू से। और ये प्रथा सदियों से चली आ रही है कि वही पुरानी कहानी को, उसी आत्मा को एक नए पहलू से पेश कर दिया जाता है। दूसरी बात, अलग अलग सत्य सुनने के लिए भारतवासी तैयार है। हमारा दिल बहुत बड़ा है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ये तो ऋग्वेद का एक सुंदर सूक्त है कि ट्रूथ इज वन बट द वाइज स्पीक इट एज मेनी। और आप देखेंगे हमारे जो पुराण हैं, जो रामायण के कई वर्णन है, महाभारत के कई वर्णन है, उसमें भिन्न भिन्न कुछ इंटरप्रिटेशंस भी हैं। आप देखेंगे उत्तर भारत में माना जाता है कि कार्तिक जी कुमार हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। लेकिन दक्षिण भारत में माना जाता है कि कार्तिक जी की 2 बीवियां हैं, वल्ली जी और सेना जी। अब इसमें अलग अलग सत्य है, लेकिन इसमें कोई कठिनाइयां तो नहीं होती हैं। मतलब मेरी माँ जी, जो एक बहुत ही धार्मिक हैं, धार्मिक औरत हैं, उत्तर भारत में मानते हैं अगर मंदिर में कार्तिक जी के मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगी क्योंकि वो तो कुमार है, लेकिन दक्षिण भारत में कार्तिक जी के मंदिर में प्रवेश करके बड़े आराम से पूजा करते हैं। तो ये बस एक छोटा सा उदाहरण है। तो कई कई जो भारतवासी हैं अलग सत्य सुनने को तैयार हैं, बशर्ते वो सत्य इज्जत से पेश की जाए। देखिए, अगर मन में खोट हो तो वो आपके पुस्तक, आपके चित्रपट, आपके फिल्म, आपके सीरीज में कहीं ना कहीं झलक दिख जाती है। वो अगर मन साफ हो, दिल में श्रद्धा हो, तो वो आपके पुस्तक में दिखती है, और फिर कुछ कंट्रोवर्सी नहीं होती। जब भी इस तरीके की बात होती है, हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए कोई लेख या फिर कोई एड या फिर कोई मूवी, तो इसमें तमाम बार ये सवाल उठते हैं कि भाई आपने ये चीज़ यूं क्यों दिखाई या वैसे क्यों दिखाई। और एक सवाल हमेशा उठ जाता है क्रिएटिव फ्रीडम पर, कि आप वो क्रिएटिव आज़ादी लोगों को दे रहे हैं या नहीं। माइथोलॉजिकल टेल्स जो हैं वो उस लिहाज में बड़ी बड़ी संवेदनशील होती चली जा रही हैं कि भाई उसके बारे में मत बोलो, कहीं कोई बुरा ना मान जाए, कहीं किसी को खराब ना लगे। ऐसे में क्या आपको लगता है कि रामायण जैसी कथा बहुत मुश्किल हो गया है उसके बारे में वर्णन करना या उसकी चर्चा करना, कैरेक्टर्स को किस तरीके से दिखाना? और ये मैं एक संदर्भ में ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप किताब लिखते हैं और कोई और फिल्म बनाता है, और एक फिल्म बनी आदि पुरुष जिसमें जो किरदार हैं उनके वर्णन पर बहुत सवाल उठे। देखिए, अगर श्रद्धा से बनाई जाए, मतलब कुछ स्ट्रैटेजी लेके नहीं, अगर आप खुद श्रद्धालु हैं,
तो फिर तो ये बहुत आसान काम है, क्योंकि भाई फिर आपके भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देखेंगे रामानंद सागर जी की जो रामायण थी, उन्होंने भी काफी बदलाव लाया था ओरिजिनल, क्योंकि उनका आधार कई हद तक रामचरितमानस था, ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नहीं। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हुई, क्योंकि रामानंद सागर जी की जो श्रद्धा थी वो साफ साफ झलकती थी, हर सीन में झलकती थी। तो अगर आप, और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण। तो अगर आपका मन साफ हो, आप असली मतलब सच के श्रद्धालु हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ स्ट्रैटेजी बना के कुछ सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा तो पिक्चर चलेगी, पुस्तक चलेगी। तो भारतवासी जो है वो आपके इंटेंशंस को देख लेते हैं, आपके पुस्तकों में, आपके चित्रपट में, आपके सीरीज में। तो अगर आपके इंटेंशन सही हैं, इंटेंशन साफ है, तो एक्चुअली बड़ा आसान काम है। और जैसा मैंने बताया, मेरी जो पुस्तक है, इसे भी आप एक तरह से एक उदाहरण ले सकते हैं। मैं 12 साल से पुस्तकें लिख रहा हूँ। 10 पुस्तकें मैंने अभी तक प्रकाशित, मेरी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं। शिव जी की कृपा से करीब 60 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। कुछ सीक्रेट नहीं है मेरी पुस्तकें, लेकिन कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं है मेरी पुस्तकों में, क्योंकि मैंने इज्जत से लिखी है। मैं जो देवी देवताओं के बारे में मैं लिखता हूँ, मैं खुद उनकी आराधना करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। अमीश, आपने शिवा ट्रिलॉजी लिखी है। आप जानते हैं कि रावण जो है वो एक शिव भक्त थे। आपकी नजरों में रावण क्या थे? क्योंकि जब ये बात हो रही थी, आदि पुरुष का बवाल चल रहा था, तब ये बोला गया कि ये सनातन संस्कृति के विरोध में आपने दर्शाया है रावण को। तो आप रावण को किस तरीके से देखते हैं? वो हीरो हैं, वो विलन हैं, वो नायक हैं, वो खलनायक हैं, वो क्या हैं? देखिए संकेत जी, मेरी पुस्तकों को तो साइड में रख दीजिए, मैं जो प्राचीन जो हमारे वर्णन है उसी की बात कर लीजिए। देखिए, ऐसा कोई वर्जन ऑफ रामायण कम से कम मैंने तो नहीं पढ़ा है जिसमें रावण नायक है। लेकिन जो शब्द जो खलनायक है, इसका सही अनुवाद विलन नहीं होता है, क्योंकि खलनायक में उतना नेगेटिविटी नहीं है। खलनायक बस मात्र वो है, क्योंकि नायक वो है जो कहानी को आगे ले जाता है, खलनायक वो है जो कहानी को आगे ले जाने से रोकता है, बाधा पड़ता है, बाधा डालता है। तो हमारे जो प्राचीन वर्णन है रामायण के, उसे आप देखें तो तो रावण के जो बुरे जो गुण हैं, जो अवगुण हैं, उसकी चर्चा हुई है। कि महत्वाकांक्षा पे उसका कोई कंट्रोल नहीं था, अपने गुस्से पे कुछ कंट्रोल नहीं था, डिजायर्स पे, मनोकामनाएं जो थी, बस जो मन में आ गया उसे करना है, ऐसा नहीं, कुछ नियंत्रण नहीं था उसके। तो ये उसकी जो गुण थे, बुरे गुण थे, वो बताए गए हैं, दर्शाए गए हैं। लेकिन उसके अच्छे गुणों के भी बारे में बात की गई, कि वो पंडित था, वेदों का ज्ञानी था, शिव भक्त था, आपने सही कहा। आज भी शिव भक्त, जैसे हम लोग तांडव स्तोत्र गाते हैं, लेकिन जो तांडव स्तोत्र की जो रचना की थी वो तो रावण ने की थी। तो उसमें कुछ हाँ खूबियां भी थी, खामियां भी थी। और इसे एक न्यूआंस्ड रूप में हमारे पूर्वजों ने रामायण में दिखाया गया है। शायद हमें भी वैसे ही देखना चाहिए कि वो एक मामूली गुंडा नहीं था, बहुत बुराइयां थी उसमें, वो मानना चाहिए। हाँ, खामियां थी, लेकिन हाँ कुछ अच्छे गुण भी थे उसमें। अमीश, मेरा आखिरी सवाल, एक ऐसे वक्त में जब अभी आपने देखा आमिर खान के ऐड को लेकर के बवाल, सीधा नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाए, उसके बाद मूवीज के ऊपर सवाल उठे, आपको लगता है कि बतौर समाज जब भी कोई ऐसी चीज एक फिल्म या एक उसमें आती है ऐड में, जो कि कुछ अलग करना चाह रही है, कुछ बोलना चाह रही है, कुछ संदेश देना चाह रही है, तो उस क्रिएटिव लिबर्टी धीरे धीरे वो कम होती चली जा रही है, क्योंकि कोई ना कोई हमेशा बुरा मान जाएगा। आप भी लिखते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है बतौर समाज हमको ठेस जरूरत से ज्यादा ही लग रही है? देखिए संकेत जी, अगर शब्दों का जवाब शब्दों से दिया जाए तो मैं मानता हूं ये तो आप कह सकते हैं एक तरह से अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर किसी आर्टिस्ट को ये हक है कि वो अपनी चित्रपट बनाए या पुस्तक बनाए, तो भाई आम जनता को भी ये हक है कि शब्दों के द्वारा वो अपना समर्थन या विरोध पेश करें। लेकिन अगर शब्दों का जवाब हिंसा से दिया जाता है तो हाँ, वो गलत बात है। लेकिन वो भारत में इतना नहीं होता है, वो कई दूसरे देशों में होता है।
और एक बात तो बताना शायद जरूरी होगा, ये काफी गणतंत्रों, काफी डेमोक्रेसीज में हो रहा है, सिर्फ भारत में नहीं, कि अगर के कुछ संप्रदाय हैं जो शब्दों का जवाब हिंसा से देते हैं और बाकी जो संप्रदाय हैं वो शांतिप्रिय हैं, पीसफुल हैं, शब्दों का जवाब सिर्फ शब्दों से देते हैं, तो अगर जॉन नैश जो नोबेल प्राइज विनिंग जो मैथमेटिशियन थे, जो गणितज्ञ थे, उन्होंने जो गेम थ्योरी जो बनाई थी, तो गेम थ्योरी में अगर आप ये सिचुएशन डाल दें तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम में नहीं, कि भाई कुछ संप्रदाय शब्दों का जवाब हिंसा से दे रही हैं, लेकिन बाकी संप्रदाय शांतिप्रिय हैं, शब्दों का जवाब सिर्फ शब्दों से देती हैं, बॉयकॉट कॉल या जो भी हो गया। तो इसमें फिर इक्विलिब्रियम दो दो तरफों से हो सकता है, या तो हर संप्रदाय शब्दों का जवाब हिंसा से दे, या हर संप्रदाय शांतिप्रिय बन जाए, शब्दों का जवाब सिर्फ शब्दों से दे। मेरी तो मनोकामना ये होगी, आशा ये होगी कि भारत अपने प्राचीन इसमें रहे कि हर संप्रदाय शब्दों का जवाब सिर्फ शब्दों से दे, हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। जी जी, चलिए, बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि आपकी किताबें खूब बिकें और उन पर कतई भी बवाल ना हो। अमीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकाबला कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुकाबला में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ये चर्चा जारी रखेंगे और बहस में जो हमारे साथ जुड़ेंगे लोग, उनसे ये सवाल पूछेंगे कि क्यों हेट वेव बढ़ चली है इस देश में। मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। तो हेट वेव पर चर्चा हो रही है कि क्या हीट वेव की तरह हेट वेव भी फैली हुई है। त्योहारों के वक्त आप देख रहे हैं कि वित्तीय रूप से बहिष्कार की बातें हो रही हैं, एड और मूवी को लेकर के ठेस पहुंची चली जा रही है। पीकेटी नाम्बियार और प्रमोद स्वामी, पीकेटी नाम्बियार, आपके क्या विचार हैं? आपको लगता है कि ये अगर कोई वैसे ही बोल रहा है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन जब एमपी, मिनिस्टर, एक पार्टी से जुड़े हुए लोग जब इस तरीके का बयान देते हैं तो आपको नहीं लगता है कि असली दिक्कत वहीं से शुरू होती है, तभी लोगों को बल मिलता है? संकेत जी, मैं समझता हूं कि जो लोग किसी पद पे बैठा हुआ है उनको उसका गरिमा के अनुसार बात करना चाहिए। जो स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स हो, जो सामाजिक नेता लोग हैं, उन लोगों को बहुत बड़े फॉलोअर्स होता है, तो उन्होंने, मेरे को लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब बात नहीं करते हो तो समाज के अंदर मुश्किलें पैदा हो जाता है। लेकिन मेरा एक और चीज मानना है कि जो हेट स्पीच क्या है, मुझे लगता है कि हमारे डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट को इसके ऊपर एक बड़ा क्लियरली मे बी एक कानून बनाते हुए हमें बताना चाहिए कि क्या हेट स्पीच क्या है, कौन सा इन्फ्लेमेटरी स्पीच है, किस जगह तक लोगों को कहां तक जा सकता है। जैसे कि आपने आपका शुरुआत का में आपने जैसे कहा, किसी ने कहा कि आर्थिक उनको छोड़ दीजिए पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी बहिष्कार करने के लिए किसी ने कहा। बट मैं यह समझता हूं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और एक पर्टिकुलर सोसाइटी का लोगों के खिलाफ कोई रिमार्क्स कहते हैं, अगर उसके ऊपर हम आलोचना करते हुए ये कहेंगे कि बिल्कुल यही हेट स्पीच है, यही इस हेट स्पीच की पूरी आधार मूल सब इधर से शुरू होता है, मैं नहीं मानता वो सच है। अगर ऐसे ही है तो आपको यह सोचना पड़ेगा, बहुत हजारों सालों से कुछ ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट है हमारे देश में भी और दुनिया में भी, जिस टेक्स्ट में साफ लिखा है कि अगर मेरी भगवान के अलावा और कोई भी भगवान है नहीं, अगर मेरी भगवान के ऊपर कोई विश्वास नहीं करते तो वो लोग जिनको इधर इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट भी मेरे ख्याल से मूल कारण हो सकता है एक तरह से हेट स्पीच का, या उस तरह का जो रिलीजियस टेक्स्ट है उनको बैन करना चाहिए। वहां से एक्चुअल असली हेट स्पीच की मूल कारण वहां से शुरू होता है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर बहुत बड़ा चर्चा होना चाहिए कि क्या हेट स्पीच है, क्या। चलिए, हेट स्पीच तो एक बात हुई, लेकिन प्रमोद स्वामी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप देखिए, अगर होम मिनिस्टर
मध्य प्रदेश के, अभी हाल फिलहाल एक ऐड आया, उस ऐड को लेकर के वो नाराज हो गए कि आपको हिंदू धर्म ही क्यों दिखता है। उनका एक कहना था कि गृह प्रवेश उसमें दिखाया जा रहा है, उसमें आमिर खान गृह प्रवेश क्यों कर रहे हैं, हमारी संस्कृति के खिलाफ ही आप क्यों बोलते हैं। उसके बाद फिल्म आदि पुरुष को लेकर के भी बवाल हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हर चीज पर बैन बॉयकॉट की बात कर देना और उसके बाद बड़े बड़े पद पर बैठे हुए सांसद, इस लेवल के लोग अगर ये बोलें बहिष्कार, तो फिर एक बहिष्कार की प्रथा, एक कैंसल कल्चर को बढ़ावा अगर सरकार नहीं दे रही है, सरकार के नुमाइंदे नहीं दे रहे हैं, तो फिर और कौन दे रहा है? देखिए संकीत जी, ऐसा है कि हमारी जो भारत की महान सभ्यता और संस्कृति है, जिसमें हम एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया की बात करते हैं, वहां उस महान सभ्यता और संस्कृति में हेट स्पीचेस के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। लेकिन इस तरह की हेट स्पीचेस लोग देते हैं। जैसे कांग्रेस के एक कैंडिडेट थे इमरान मसूद साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने शाहजहांपुर से इलेक्शन भी लड़ा था और उन्होंने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी की बोटी बोटी काट देंगे। और इस तरह की हेट स्पीचेस सोनिया जी ने भी दी थी जब मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था। एक कांग्रेस के जो नेता है शेख हुसैन साहब, उन्होंने तो एक समय में मोदी जी को कुत्ता भी कहा था। तो इस तरह की जो हेट स्पीचेस देते हैं उसका कहीं कोई हमारे सभ्यता और संस्कृति में स्थान नहीं है। मेरा कहना है कि वो सारी प्रक्रिया की जाए। यहां सवाल दूसरा हो रहा है, यहां सवाल ये हो रहा है कि आप पूरे एक समुदाय के बहिष्कार की बात कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि गुरुग्राम की एक कर्नाटक में हादसा हुआ, उसके बाद गुरुग्राम में हुआ कि मस्जिद में लोग घुसे चले जा रहे हैं। एक जगह आपने एक आर्कियो पुरातत्व विभाग उसको मेंटेन कर रहा है, इतनी पुरानी मस्जिद जहां पर पूजा परफॉर्म कर दी। यहां पर गुरुग्राम में भी यही हुआ कि आप घुस गए, आपसे मेरा मतलब कुछ तत्व घुस गए, उसके बाद फिर सुलह कराई पुलिस ने, जो कि एक अच्छी पहल है कि कम से कम मामला हाथ से बाहर ना निकले। लेकिन एक नफरती माहौल के चलते ये सब नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी अगर आप मोहन भागवत जी का भी स्पीच सुने, अभी जिसके लिए कई लोगों ने उनकी जो हमारे विरोधी है उनकी समालोचना भी गई, जब वो हमारे मुस्लिम नेताओं से मिलने करकट के लिए गए थे, और उन्होंने कई बार इस स्टेटमेंट को दिया है कि हमारा डीएनए एक है, हमारा डीएनए एक है, और ये जो उपासना पद्धति है प्रमोद जी, लेकिन बात घूम फिर के वहीं आती है ना। सबा नकवी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सबा नकवी, ऐसे में ये अच्छा हुआ है जो बात अभी प्रमोद जी बोल रहे थे। एक तरफ मोहन भागवत मदरसा भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, वहां पर शांति की बात करते हैं, हम सब एक हैं की बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और ऐसे लगता है कि चलिए एक पहल हो रही है। लेकिन उस समय भी बहुत सारे लोगों का ये विश्लेषण था कि भाई आप तो चले गए, लेकिन क्या ये संदेश जमीन पर लोगों तक पहुंचेगा, या कहीं ऐसा हो जाएगा कि ऊपरी ऊपरी स्तर पर आप सही बात बोलते हुए दिख रहे हैं लेकिन जमीन पर वो हकीकत नहीं बन पा रही? जी नमस्कार संकेत, जरूर मोहन भागवत जी ऐसे चीजें कर रहे हैं तो हम सब उनका समर्थन करेंगे कि वो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी चीजें कह दी हैं। लेकिन बात ये है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जो नफरत जो दिल में होती है, जो हमारे समाज में बहुत किस्म के की डिविजन्स हैं, लेकिन जो चीजें बोली नहीं जाती, अब आप सोच को आप लफ्ज पे लाएंगे और लफ्ज पे और आपके खिलाफ कुछ ना होगा। और जब एक हेट असेंबली वो होती है जिसमें जो हम लोग डिफाइन करते हैं फ्रिंज वाला एलिमेंट, वो हुआ है बहुत बार अब इस मुल्क में, अफसोस लेकिन हो चुका है। लेकिन जो हाल में दिल्ली में हुआ उसमें रूलिंग पार्टी के एमपी भी प्रेजेंट थे और वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। वो कह रहे हैं आर्थिक बॉयकॉट और गंभीर चीजें कह रहे हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, हम जानते हैं क्या कहें। कुछ दिनों के बाद अब जब बार बार शख्स और लीडरान बोलते रहेंगे कि इस समाज का आप बॉयकॉट करो, इस समाज से आप नफरत करो, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, तो समय नहीं लगेगा कि छोटी छोटी जगहों में जाके उन समाज के लोगों पे, जहां वो शायद एक गांव में कुछ मुसलमान परिवार हों, ऐसे में बहुत सारे उदाहरण होंगे ये, और कि उन पर प्रेशर आएगा, उन पे हमला होगा। अब तो गुड़गांव में मस्जिद के अंदर लोग घुस गए और वो मस्जिद के अंदर, हाँ पुलिस ने एक्शन लिया है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही हैं, हमें सबको खबर है
कि जहां जब मुस्लिम इसलिए मुस्लिम जो घेटोइजेशन की तरफ जो मूव है, सोशियोलॉजिकल स्टडीज हमें दिखाती हैं कि वो सब अब इलाकों में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई लोग हमारे खिलाफ गाली बक रहे हैं और कोई कुछ कर नहीं रहा। और ये तो फ्रिंज भी नहीं है, ये तो रूलिंग पार्टी के एमपी हैं और वो कह रहे हैं इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात। इसके खिलाफ कुछ होना, कुछ कहना नहीं चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए, लीगल एक्शन। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? और ये इन्फ्लुएंशियल शख्स के तरफ से हेट स्पीच है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा सुप्रिया है। सेनेट कांग्रेस पार्टी की अभी नेता भी अब मैं हमारे जरूर साथ जुड़ गई हैं। सबा नकवी ने जो बात कही है उसी को आगे ले जाते हैं। सुप्रिया, हीट वेव की तरह एक हेट वेव जिसमें हमने देखा कि नवरात्र के टाइम से और गरबा पंडाल के टाइम से ये बोला गया कि जो लोग शरारती तत्व घुस रहे हैं वो दरअसल लव जिहाद करना चाहते थे, और ये अगर सिर्फ छुटभइये होते तब तक बात समझ में आती, फिर उन पर कार्रवाई होती। बड़े बड़े मंत्री उन्होंने ये बयान दिए। इसके बाद अभी हाल फिलहाल बीते हफ्ते आपने देखा है कि परवेश साहिब सिंह वर्मा पूरे बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक बॉयकॉट के बारे में बात कर रहे हैं। एड को लेकर के लोग नाराज हो रहे हैं, फिल्मों को देख करके लोग नाराज हो रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक सुनियोजित हेट वेव है जिस पर काबू पाना बहुत जरूरी है? और एक तरफ तो भले ही मोहन भागवत मस्जिद और मदरसे में जाएं, लेकिन जमीन पर वो उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, ऐसा सुनियोजित या ना हो वो अलग बहस है और अभी उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये ज्यादा बड़ा विषय है। और ये नफरत की आंधी किस किस को अपने झोंके में लेगी ये भी ज्यादा बड़ा विषय है। हम सब लोग अपना घर बचाने में लगे, आग बस्ती में लगाई जा रही है। आप ये समझ लीजिए कि अगर चुने हुए सांसद, चुने हुए विधायक, मंत्री ऐसी भाषा बोलते हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं? क्या वो अपने मन से बोल रहे हैं? नहीं, उनको लगता है कि ऐसा बोलकर वो भारतीय जनता पार्टी में सफलता की कुंजी है ये। और ये बात वो क्यों कहते हैं? क्योंकि अनुराग ठाकुर जी जैसे लोग जो खड़े होकर कहते हैं गोली मारो डैश को स्टेज से, वो कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री इलेक्शन रैली में कहते हैं कपड़े से लोगों का पता लगा लेते हैं, 80-20 शमशान कब्रिस्तान करते हैं। तो ये सब बातें एक तरफ है, दिक्कत की बात यह है कि ये सुनियोजित तरीके से क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि इसी नफरत की आंधी में सब लोग उलझे रहे, और जो मूल मुद्दा है, और वो मूल मुद्दा हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए है, वो भुखमरी है, वो बेरोजगारी है, वो महंगाई है। उस पर क्यों करके चर्चा ना हो, ध्यान भटकाऊ आंदोलन चलाते रहो, और उसका श्रेय खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम मंत्रियों को जाता है। लेकिन क्या एक सभ्य समाज इसकी इजाजत दे सकता है? सुप्रिया, मेरा सवाल एक और है। आपको लगता है कि ये अभी मामले दोबारा बढ़े हैं? क्योंकि जब नुपुर शर्मा कांड हुआ उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि शायद सुध ली जाएगी। अब प्रवक्ताओं को, नेताओं को ये संदेश साफ दे दिया गया है कि भाई नफरत मत फैलाइए, नुकसान हो रहा है, डिबेट इस तरीके से करिए, एंकर डिबेट जो है वो नफरती ना करें। लेकिन वो सारी चीजें दोबारा होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर चाहे वो खेड़ा में तालिबान की तरह पुलिस लाठी मारे और उस पर लोग इसको डांडिया से तुलना करें, या फिर आपको लगता है कि एक हेट वेव दोबारा आई है नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद? आप तो एक परिपक्व पत्रकार हैं, आपने दशकों की पत्रकारिता की है, आप खुद समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि चुनाव आ गया है। जब चुनाव आएगा इसी नफरत की आंधी को झोंका जाएगा। सवाल यह है कि एक बार एक प्रवक्ता की बददिमागी और बेलगाम बात के चलते पूरे देश को माफी मांगनी पड़ी। आपने उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया फ्रिंज एलिमेंट कहकर। क्या आपकी हिम्मत है कि प्रवेश वर्मा को अपनी पार्टी से निकालिए, जो पूरे एक समुदाय के बहिष्कार की, इकोनॉमिक बहिष्कार की? प्रमोद स्वामी का जवाब मैं ये जानना चाहती हूँ। प्रमोद जी का जवाब। ऐसा नहीं कर सकते तो ये खोखले वादे और दावे करना छोड़ दीजिए। प्रमोद जी का जवाब। प्रमोद स्वामी, इनको रुकिए तो मैं जवाब देता हूँ। अभी मैं हमारी बहन सुप्रिया जी को एक बात बताना चाहूंगा कि वो एक मोदी जी की स्पीच सुन ले, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि हम हिंदू मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ना है, हमको मिलकर के गरीबी से लड़ना है। तो ये जो बात इन्होंने कही उनका ये उत्तर है। दूसरी बात, आपके नेता भारत जोड़ो आज यात्रा कर रहे हैं, और उसमें जो हेट स्पीच देने वाले जॉर्ज पूनिया साहब है,
जो भारत माता के बारे में अब शब्द कहते हैं, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अब सब कहते हैं, आप जा करके उन लोगों से मिलते हैं और आपकी ही उस पदयात्रा में ऐसे लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंध रखते हैं और जिन्होंने कहा था कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे गातिल जिंदा है, वो आपकी यात्रा में शामिल होते हैं। तो ये हेट स्पीच की बात के दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। मोदी जी के विरुद्ध नफरती बोल सभी बंद करें। तब आपके नेताओं की जुबान पे ताला क्यों लग जाता है? जवाब ले लेते हैं जल्दी से, वक्त खत्म हो रहा। हाँ, सुप्रिया का जवाब। इसका जवाब सीधा, सरल और सिंपल है। इसका जवाब यह है कि भारत जोड़ो की अपार सफलता और जन सैलाब को जुड़ते देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खिसक गई है। आपके लोगों को तो 5 साल की छोटी सी बच्ची के चेहरे में नफरत नजर आती है। आप तो वो विषाक्त लोग हैं। प्रधानमंत्री की भाषा की बात आप सुनना चाहते हैं? पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताना और एक विधवा को कांग्रेस की विधवा कहना, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। दीदी ओ दीदी कौन कलकत्ता में, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। और आप क्या अमित शाह को, एक मिनट चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। आप सभी वक्ताओं के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या एक वक्त जब ऐसा आया था जब ये लगने लगा था कि अब क्योंकि बहुत थू-थू हो गई है, बदनामी हो गई है, तो अब शायद उस तरीके के नफरती बोल नहीं बोले जाएंगे, तो क्या इस देश में फिर से एक बार बहिष्कार की बात हो रही है, एड फिल्म, सब चीजें दोबारा आ गई, क्या फिर से आ गई है हेट वेव? इस पर आपके क्या विचार हैं जरूर बताइएगा। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। अगर शब्दों का जवाब शब्दों से दिया जाए तो मैं मानता हूं ये तो आप कह सकते हैं एक तरह से अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर किसी आर्टिस्ट को ये हक है कि वो अपनी चित्रपट बनाए या पुस्तक बनाए, तो भाई आम जनता को भी ये हक है कि शब्दों के द्वारा वो अपना समर्थन या विरोध पेश करें। लेकिन अगर शब्दों का जवाब हिंसा से दिया जाता है तो हाँ, वो गलत बात है। दिक्कत की बात यह है कि ये सुनियोजित तरीके से क्यों किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि इसी नफरत की आंधी में सब लोग उलझे रहे, और जो मूल मुद्दा है, और वो मूल मुद्दा हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए है, वो भुखमरी है, वो बेरोजगारी है, वो महंगाई है। उस पर क्यों करके चर्चा ना हो, ध्यान भटकाऊ आंदोलन चलाते रहो, और उसका श्रेय खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम मंत्रियों को जाता है।